नमस्कार। द फ्रंटलाइन के लिए मैं कौशिक। आज हमारे साथ युवा एक्टिविस्ट राजेश शर्मा जी हैं और साथ में वरिष्ठ पत्रकार पंकज कुमार जी हैं, जिनसे हम देश की वर्तमान स्थिति पर बात करेंगे, वर्तमान राजनीति पर बात करेंगे। देश कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहा है, पूरा विश्व कोरोना संक्रमण काल से गुजर रहा है। काफ़ी स्थिति भयावह है। देश में आम आदमी की स्थिति तो पूछनी नहीं है, सर्वविदित है किस स्थिति में देश के मजदूर हैं, देश के आम आदमी की स्थिति क्या है। तो चलिए हम राजेश शर्मा जी और पंकज कुमार जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत राजेश शर्मा जी और पंकज जी, आप लोग द फ्रंट लाइन के मंच पर आए, आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। तो हम लोग पर चर्चा शुरू करते हैं। देश की स्थिति क्या है आप लोग जानते ही हैं, तमाम लोग जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि पंकज जी शुरुआत करें। अभी देश में कोरोना काल चल रहा है। जिस तरह मजदूरों की समस्याएं सामने आई, सड़कों पर मजदूर पैदल चलने को विवश, भूखमरी, बेरोजगारी ये चरम पर है। इसमें समाज जो है एक नए समाज का उभार हुआ है। मध्यम वर्गीय नीचे गया है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। तो अभी जो देश के जो हालात हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी, चूँकि आप कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में इन सारे तमाम मुद्दों को आप कैसे भुनाइएगा, कैसे लोगों के बीच इन मुद्दों को लेकर जाइएगा और अपने पक्ष में करिएगा? देखिए सर, पंकज जी, धन्यवाद आपको इसके लिए कि आपने हमसे रूबरू होने का निर्णय लिया, और मैं फ्रंट लाइन को इसके लिए बक्सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी हैं, पंकज जी हैं, आप लोग एक युवा और बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, लेकिन हम लोग चुनाव में किसी भी मुद्दे को भुनाते नहीं हैं। जहाँ तक कम्युनिस्टों की बात है, चुनाव में हम लोग मुद्दा नहीं भुनाते हैं, चुनाव में हम कार्रवाई करते हैं। वी बिलीव इन एक्शन, वी डोंट बिलीव इन रिजल्ट, बट रिजल्ट विल बी ऑलवेज एडेड विद द वर्क। जो हम ड्यूटी करेंगे, काम ऑटोमेटिक हमसे छट जाएगा। तो हम भुनाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक रही बात की मजदूरों के प्लान की, बड़े स्तर पर सरकारों की कहीं विफलताएँ हैं। सरकारों ने अपने कामों में जो निर्णय लेने की क्षमता है, उस क्षमता का प्रदर्शन करने में कहीं वो असमर्थता जताए हैं, या उन्होंने एक प्लानिंग के साथ इसको करप्शन के बड़े आकार को एडप्ट करने के लिए इसको प्रायोजित किया है। वैश्विक स्तर पर कोरोना है, ऐसा नहीं कि भारत में केवल है ना, लेकिन विश्व के अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों ने भी कोरोना से लड़ने के बहुत सारे टेक्निक का इस्तेमाल किया है। आप इस अभी कई पार्टियां कोरोना को लेकर जो है विधानसभा चुनाव का ये कर रही हैं कि भाई विधानसभा चुनाव को टाल दिया जाना चाहिए। तो क्या आप इसके पक्ष में हैं कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव को स्थगित करना चाहिए? विधानसभा चुनाव टल जाना चाहिए। चूँकि सरकार जब इस बात का हवाला दे रही है कि कोरोना टल ही नहीं रहा है, तो फिर बीच में कोरोना काल में ही विधानसभा का चुनाव, बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षाओं का सवाल, अभी मतलब कि लाखों परीक्षार्थियों को नेट जेई और सीबीएसई के बच्चों को परीक्षा के लिए भेजा गया, इंजीनियरिंग के लिए और मेडिकल के लिए। अभी नेट वाले जो बच्चे हैं उनको छोड़ा गया परीक्षा के लिए। फिर सिविल सर्विसेज का परीक्षा है 4 अक्टूबर को, उसके लिए बच्चों को छोड़ा जा रहा है। ये लाखों बच्चे जब जाएंगे परीक्षा सेंटर पर, और जब वो कोरोना से जो ग्रसित जो स्टूडेंट के संपर्क में आएंगे या किसी भी टीचर के संपर्क में आएंगे, लोगों के संपर्क में आएंगे, तो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि जो नौजवान है ना, आने वाली एक बड़ी पीढ़ी जो है कोरोना के चपेट में आ जाएगी। निश्चित, ये तो बात सही है, क्योंकि तो सरकारों को सर इलेक्शन और ये जो परीक्षाएं हैं या जहाँ सामूहिक रूप से लोग जुटते हैं, वो सब पर अभी नियंत्रित करने की आवश्यकता। अच्छा, राजेश जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी जो है यहाँ की मुख्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके आने वाली है, क्या कुछ असर हो सकता है? क्या गठबंधन जो है एनडीए के खिलाफ आपका किस तरह का गठबंधन होगा? एक यूडीए भी बना हुआ है, एक महागठबंधन है, तो आप किसके साथ जाना चाहते हैं, या किसके साथ अभी आप तालमेल कर रहे हैं? देखिए, अभी तो सभी लेफ्ट की पार्टियां जो हैं एकजुट होकर के वो चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं। लेकिन यदि कोई पार्टी इंटरेस्टेड होगी हमें अपने साथ रखने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए, तो हम उसको बिल्कुल ना नहीं करने के लिए तैयार हैं। हम उसका स्वागत करेंगे। हाँ, पक्ष डेमोक्रेट का होना चाहिए, माने लोकतंत्र का पक्ष होना चाहिए। जो लोकतांत्रिक सामाजिक पार्टियां हैं, हम उनके साथ बिल्कुल जाने के लिए, जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, उनके साथ हम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। राजद के साथ आपका गठबंधन अंतिम 2005 में रहा है, उसके बाद तीनों लेफ्ट संयुक्त रूप से मिलकर लड़ी है।
फिर 2020 में भी बातचीत हो रही है कि भाई लेफ्ट के राजद के साथ मिलकर लड़ेगा, महागठबंधन के साथ, उसमें और अन्य भी पार्टियां हैं मिलकर लड़ेंगे। तो एक बार राजद को छोड़ना फिर राजद के साथ जाना, ये कहीं नहीं लगता है कि हम जिस चीज़ को छोड़ें फिर उसी के सहारे अपनी फिर राजनीति शुरू करना चाहते हैं? जी, मुझे लगता है कि समय का प्रभाव रहता है राजनीति के ऊपर, और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन भी समय के साथ हो जाया करते हैं। जैसे कि उस आर्थिक सुधार, कुछ आर्थिक गिरावट, कुछ सामाजिक बदलाव, उस हिसाब से पार्टियां तात्कालिक रूप से किन तरह की परिस्थितियों की आवश्यकता है, उस परिस्थितियों के हिसाब से हमारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्णय लेती है, और उसी के अंतर्गत आरजेडी सहित महागठबंधन के तालमेल में या स्वतः तीनों पार्टियां लेफ्ट की या और भी अन्य पार्टियां लेफ्ट की जो लेफ्ट आइडियोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो आती हैं, तो हम लोग मिलकर साथ में चुनाव लड़ने के लिए अक्सर अपना पोलराइजेशन करते हैं। अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव में जो बेगूसराय में हुआ, उसकी चर्चा जनता में काफ़ी होती है, अगर उसको ध्यान में रखा जाए। वहाँ राजद अगेंस्ट था। देखिए, वो राजद का अपना स्टैंड है। राजद को लगता है कि हमारा कैंडिडेट वहाँ स्ट्रांग है, तो राजद ने वो टिकट दिया। हम यहाँ पर राजद की बिल्कुल वहाँ पर चर्चा करने के लिए इस विषय पर तैयार नहीं हैं कि वो हमारे कैंडिडेट के अगेंस्ट में अपने कैंडिडेट दिए हैं। वो उनकी अपनी समझ है, राजनीतिक समझ है उनको। एक चीज़ आप बता रहे हैं आइडियोलॉजी की बात जो है, तो ये देखा जाता है कि लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी है जेएनयू में स्टूडेंटों में है वहाँ पर, लेकिन उसके बाद जो है जेएनयू के बाहर ये आइडियोलॉजी पर लोग नहीं दिखते हैं। मतलब वामपंथ अपनी ज़मीनें खोते जा रहा है। बंगाल, त्रिपुरा, ये तमाम जो उदाहरण है वो वहाँ से आप सरकार से हट गए, सत्ता से हट गए, और अभी जो स्थिति है वहाँ ये स्थिति है कि कम्युनिस्टों की जनाधार वगैरह सब कुछ कम हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है ऐसा? जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो समझ जेएनयू के कम्युनिस्टों में है, वो समझ देश के कोने कोने में जो कम्युनिस्ट रहते हैं उसकी है। इसीलिए एक आप बात गर्व से कर सकते हैं, यदि आप विपक्षी पार्टी के भी सपोर्टर हैं या विपक्षी दल के भी सपोर्टर हैं, किसी दूसरी आइडियोलॉजी के भी सपोर्टर हैं, तो गर्व से कहते हैं कि भाई कम्युनिस्टों पर तो किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, कम्युनिस्टों ने तो आज तक किसी चोरी के आरोप में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आप गर्व से कहते हैं इस बात को। इसका जीता जागता मिसाल है कि आप पूरे देश में उठाइए, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ अधिक है? तो केरला में। तो क्या मान लिया जाए कि केरला में जात के आधार पर वोट होता है, कि रंगभेद के आधार पर वोट होता है, कि क्षेत्रवाद के आधार पर वोट होता है? अंततः वहाँ से केरला से कम्युनिस्ट पार्टियां क्यों जीतती थी? अब बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी क्यों हारी? ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बोले कि राजनीतिक आइडियोलॉजी को एडप्ट करने में और सामाजिक सुधारों को न इम्प्लीमेंट कर पाने में कहीं हम भी विफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो निर्णय लेते हैं वो बिल्कुल सही ही है, लेकिन हाँ एक बात है कि ये सोच कर जरूर लेते हैं कि कुछ अच्छा ही करेंगे। इसीलिए आज तक किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता पर या नेता पर किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है सर। तो आने वाले समय में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अपने खोए हुए जगह को बना पाएगी? आने वाला भविष्य कम्युनिस्ट पार्टी का ही है, क्योंकि जब शोषण होगा, जब किसानों पर हमला होगा, जब मजदूरों को उनके कारखानों से निकाल करके पैदल चलने के लिए विवश कर दिया जाएगा, जब उनकी थाली से रोटी छीन लिया जाएगा, जब गरीबों को सड़क के किनारे डंडे से मारा जाएगा, तब भविष्य केवल कम्युनिस्ट पार्टी का ही और किसी पार्टी का नहीं है सर। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि सड़कों पर मजदूर चलने और गरीबों और मरी की जो बात कर रहे हैं, इसमें लॉकडाउन के दरमियान कन्हैया कुमार कहीं नहीं दिखे, जबकि कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के एक अच्छे लीडर और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको लेकर क्या कहिएगा? ये कन्हैया कुमार आए थे तो लग रहा था कि जैसे एक उम्मीद जगी है कम्युनिस्टों को लेकर, लेकिन युवाओं में खास करके मजदूर लॉकडाउन में कहीं दिखाई नहीं दिए। तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? देखिए, कुछ संगठन की कुछ आंतरिक रणनीति भी है, और उस आंतरिक रणनीति के अंतर्गत लेफ्ट के सभी साथी सड़कों के किनारे, हम लोग कोई काम भी करते हैं तो अखबार में न्यूज़ नहीं आता ना, समाचार नहीं आता है। अब एक आरोप है मीडिया के ऊपर, अब इसके लिए आप जो भी कह लीजिए, लेकिन अभी बड़ा आंदोलन चल रहा है हरियाणा के अंदर किसानों का, और किसानों को बड़े स्तर पर लाठीचार्ज हुआ है, किसी एक अखबार में नहीं छपा गया है। तो अब तो काम तो करते हैं, अब वो फ्लैश ना हो तो अलग विषय है। अब तो मजदूर, किसान, रेलवे के कर्मचारी हर एक रेलवे के स्टेशन पर आज धरना देने के लिए बैठ गए हैं। अब पीयूष गोयल जी हैं, गए थे वहाँ पर भाषण दे रहे थे रेल कर्मचारियों के बीच, तो उनका जोरदार प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन कहीं अखबारों में सर नहीं है। लेकिन अब और आता भी है तो इतना छोटा कॉलम बनाया कहीं कोना में दे दिया अब जाता है। ऐसा नहीं रहा है कि अखबार में नहीं आएगा तो आप तक मैसेज नहीं पहुँचेगा। अब सोशल मीडिया का युग हो गया है। सोशल मीडिया पर आया है सर, कन्हैया जी का भी आया है और हमारे साथियों का भी आया है, भोजपुर से पूरे साथी या पूरे उत्तर बिहार से साथी जो है
वो जहाँ जहाँ गरीब किसान मजदूर वहाँ से पलायित हो रहे थे, उनके हक अधिकार के लिए सरकारों के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था और उन्होंने जलपान करा करके सड़कों के किनारे मजदूरों को गंतव्य स्थान तक पहुँचाने का काम किया था। संक्षिप्त में अपनी बात को रखते हैं, अंत में हम लोग ये बात करेंगे कि महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है कम्युनिस्ट पार्टी, तो बिहार में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, बिहार में पूरी तरह से विकल्प खुले हैं और निश्चित रूप से कम्युनिस्ट पार्टियों के तरफ गरीब मजदूरों का रुझान होगा। इसके लिए हम लोग ज़मीन स्तर पर कैंपेन भी कर रहे हैं और लेफ्ट के साथ जो गठबंधन में जो पार्टियां आएंगी या लेफ्ट जिस गठबंधन में जाएगा उस गठबंधन में यह डिसाइड करके ही जाएगा कि हमें गरीबों और मजदूरों के लिए कानून बनवाने हैं। जिस तरह से इंदिरा गांधी के समय में जंगलों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, हम निरंतर राष्ट्रीयकरण करके लोगों के हवाले करने के पक्ष में हैं। यही हमारी आइडियोलॉजी है। आप बक्सर के युवा नेता हैं, तो बक्सर की सामाजिक समस्याओं को लेकर किस तरह के, कैसे युवाओं को यहाँ जुटा पाएंगे, कैसे आप युवाओं को एकत्रित कर पाएंगे या वोट को कर पाएंगे? देखिए, मुझे अब तक लगा है ना, क्योंकि मैंने DYFI की संगठन की संगठन के स्ट्रक्चर को मैंने खड़ा भी किया यहाँ बक्सर के अंदर, और नौजवान सभा जिसे कहते हैं, नौजवान सभा का मैं वर्तमान में जिला अध्यक्ष भी हूँ और मैं एक शिक्षक भी हूँ अपेक्स क्लासेस का। तो मुझे ये लगा कि केवल एजुकेशन ही है, शिक्षा ही है और समाज के बीच भूखमरी और गरीबी को दिल से समझने का जो या जज्बात से जो समझने का जो नेचर है, वही नेचर के बल पे हम एक स्वस्थ और अच्छे समाज की संकल्पना तैयार कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद द फ्रंट लाइन के मंच पर आने के लिए आप लोगों को। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक द फ्रंट लाइन देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। आपको भी सर।